सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले स्टार्ट करने वाले मनी एंड बैंकिंग। तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को दो कैटेगरी में बांटा था, माइक्रो एंड मैक्रो। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका एक लार्ज चंक या फिर लार्ज पोर्शन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, माइक्रो का, जिसमें कि हमने डिमांड एंड सप्लाई और सारी चीज़ें देखी। अब हम लोग यहाँ पे एक तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बड़ा पार्ट है। वैसे तो जो हम लोगों ने नेशनल इनकम देखा वो भी सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही आता है, बट मनी एंड बैंकिंग एक अलग कंपोनेंट है, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, या फिर जो अभी तक हमने जो चीज़ें सीखते आए हैं, जो भी हमने मनी एंड बैंकिंग डिमांड एंड सप्लाई और जो डिमांड एंड सप्लाई हो गया, टाइप्स ऑफ मार्केट हो गया, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हो गया, ये सारी जो चीज़ें देखी उससे सारी चीज़ें अलग हैं जो अब यहाँ से स्टार्ट होने वाली इस वीक, दैट इज़ आपकी मनी एंड बैंकिंग में। गुड मॉर्निंग सभी को। डोनाल्ड पंप, रितेश, भरत, आज तो पैसा ही पैसा होगा, क्यों नहीं, आज तो बिल्कुल पैसा ही पैसा होगा। सारा बैंकों का पैसा निकाल के आज आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो मनी एंड बैंकिंग आज स्टार्ट करने वाले हैं और बेसिक्स पहले स्टार्ट करेंगे और हर तरह के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं और या फिर जो बने हैं अभी रिसेंट में एग्ज़ाम्स में, ठीक है। यहाँ पे आज के लेक्चर में थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम है और थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो मनी एंड बैंकिंग, अब क्योंकि ये एक नया कंपोनेंट है पूरे हमारे इकोनॉमिक सेक्शन का, इस वजह से जब कोई चीज़ नई स्टार्ट होती है तो मैं आपको बोलता हूँ कि थोड़ा फोकस से चीज़ों को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप ये समझ लेंगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा आगे की चीज़ों को समझने के लिए। और जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है किसी चीज़ को समझने के लिए तो वो फिर चीज़ अपने आप आपके अंदर समा जाती है। आपको उसको ला के अपने अंदर नहीं डालना होता है, वो अपने आप समा जाती है अंदर आपके, अगर आपका इंटरेस्ट है तो, ठीक है। देन यू बिहेव एज अ मैग्नेट, है ना, सारी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसी वजह से इंटरेस्ट रखिएगा। मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग, जब हम बैंकिंग बोल रहा हूँ मैं, तो बैंकिंग का मतलब क्या, बैंकिंग जो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, बैंक क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, मनी का लेना व देना, लेन देन जो होता है पैसे का, वो बैंक करती हैं। इसी को हम बैंकिंग एक्टिविटी बोलते हैं या फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलते हैं। वो फाइनेंशियल एक्टिविटी जो बैंक्स परफॉर्म करते हैं उसको हम बैंकिंग एक्टिविटी बोलते हैं। अब ये जो बैंकिंग एक्टिविटी है कौन करता है हमारे कंट्री में, बैंक्स करती हैं। अच्छा, बैंक्स करती हैं। बैंक्स जब मैं बोलता हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ SBI, मैं बोल रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक, ये डिफरेंट तरह की बैंक है। जब मैं बोलता हूँ HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, अलग तरह की बैंक है। जब मैं बोलता हूँ HSBC, सिटी ग्रुप, डॉइचे बैंक, ये अलग तरह की बैंक है। तो हम बैंक्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं वो समझते हैं। वो क्लासिफिकेशन हमें RBI एक्ट ऑफ 1934 से पता चलता है, RBI एक्ट ऑफ 1934। अब बात ये आती है RBI एक्ट ऑफ 1934 पढ़ें, उससे पहले हम ये पढ़ लें RBI क्या चीज़ है। ये RBI क्या चीज़ है, RBI है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था, वो एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ रिकमेंडेशन ऑफ अ कमीशन जिसको बोलते हैं हिल्टन यंग कमीशन। इस पे CGL 2023 पे क्वेश्चन भी बना। अब ये हिल्टन यंग कमीशन क्या था, उस कमीशन के चेयरमैन हिल्टन यंग थे, उसका इस वजह से उसका नाम हिल्टन यंग कमीशन पड़ा। जैसे कि साइमन कमीशन का जो नाम है, साइमन कमीशन किस लिए पड़ा, बिकॉज उसका जो चेयरमैन था वो साइमन था, इसलिए उसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। ये जो हिल्टन यंग कमीशन है ये बनता है 1926 में, जिसमें कि हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी उनके भी रिकमेंडेशन लिए गए और इसने ये बोला कि एक फेडरल बैंक होना चाहिए, एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो हमारी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करे। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब हम आज़ाद हो गए तब हमने इन सब SBI को सेटअप किया, पंजाब नेशनल बैंक को सेटअप किया। अब यहाँ तक कि मैं तुम्हें बता दूँ, पंजाब नेशनल बैंक इसका हेडक्वार्टर पहले लाहौर में होता था, लाला लाजपत राय जी इन लोगों ने सेटअप किया था इसको, ठीक है। ये सब प्री इंडिपेंडेंस हमारे काफ़ी सारे, इनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, तो तब बैंकिंग सिस्टम डेवलप हो रहा था। तो इसने बोला इसने बोला हिल्टन यंग कमीशन ने कि एक फेडरल बैंक होना चाहिए 1926 में। फिर जाके ये हम एक्ट लाते हैं RBI एक्ट ऑफ 1934।
जिसके तहत 1935 में हमारा बनता है, सेटअप होता है, या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज 1 अप्रैल 1935 को सेटअप होता है आरबीआई, या फिर अपनी वर्किंग को चालू करता है 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ से, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है? इसका हेडक्वार्टर होता है उस समय की एक तरह से बोल सकते हैं कैपिटल कैलकाटा, मतलब 1912 में शिफ्ट हो चुकी थी कैपिटल वैसे तो दिल्ली, बट कैलकाटा फिर भी अभी एक मेजर सिटी था तब, ठीक है, अभी भी है कैलकाटा। लेकिन अभी एट प्रेजेंट अगर बात करें, ठीक है, एट प्रेजेंट अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ये 1937 में ही चेंज कर दिया था, ठीक है, 1937 में इसका हेडक्वार्टर चेंज करके मुंबई कर दिया गया था। अब ये आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं, ये करता क्या क्या है, क्यों इसको बनाना ज़रूरी था? बनाना इसलिए ज़रूरी था ताकि जो डिफरेंट बैंक्स हैं, ये मनी एक्टिविटी, बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हैं, इनकी देख रेख के लिए इसको आरबीआई को सेटअप किया गया था। ये एक हो गई लेमैन टर्म्स, मैंने जो आपको समझा दिया कि सिंपल टर्म्स में कि आरबीआई का फंक्शन क्या है, आरबीआई करता क्या है। आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करता है, देख रेख करता है कि सभी लोग ढंग से सही परफॉर्म कर रहे हैं या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें बैंकों को बचाने का काम। अब इसके डिफरेंट फंक्शंस को डिफरेंट हेड्स के तहत पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले तो हो गया कि बैंक्स को लाइसेंस देना, बैंक्स को लाइसेंस देने का काम है, बैंक्स को रेगुलेट करने का काम है। अब ये चीज़ याद रखना, रेगुलेटिंग जो पावर है आरबीआई को, ये पहले नहीं मिली थी, पहले नहीं मिली थी। और पहले आरबीआई जो है एक तरह से इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रही थी, और ये ऐसा कोई नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत थी, ठीक। तो ये जो है रेगुलेट करने का काम करती है। एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1949 में, जिसने किसको, रेगुलेशन के पावर दिए बैंकिंग सिस्टम को। एंड व्हेन आई से बैंक्स, बैंक में पता है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि एसबीआई जब मैं बोलता हूँ अलग है, जब मैं बोलता हूँ आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, वो अलग है। जब मैं बोलता हूँ सिटी बैंक, एचएसबीसी, डॉशे बैंक, वो अलग है। जब मैं बोलता हूँ लक्ष्मी चिट फंड, वो अलग है, ठीक है। या फिर कोई भी इस तरह का छोटा, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कोऑपरेटिव, वो अलग है, ठीक है। आज हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे एनबीएफसी क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से ही सिर्फ सीजीएल 2023 में ही अगर मैं बात करूं, 8 से 10 क्वेश्चन बने, 8 से 10 क्वेश्चन बने सिर्फ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे। अब कोई पढ़ाता ही नहीं इसको, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को। 8 से 10 क्वेश्चन बने। अभी किस तरह क्वेश्चन बने वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे, लेकिन सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, आराम से देखेंगे, ठीक है। तो समझते जाइए यहाँ पे, और थोड़ा सा कोशिश करिए, अगर रिटेन कर सकते हैं चीज़ों को तो बाद में आपके पास लोड कम रहेगा, ठीक। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से क्या किया जाता है, इनको रेगुलेट किया जाता है ना। व्हाट डज रेगुलेशन मीन? रेगुलेशन मीन्स है कि अभी हम देखेंगे सीआरआर, एसएलआर, ये सारी चीज़ें होते हैं कि बैंक्स के ऊपर देख रेख, कितना बैंक्स आप अपने पास पैसा रखो, इतना पैसा हमारे पास डिपॉजिट करो, ठीक है, इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, इतना कम कर दो, इतना ये कर दो, इतना वो कर दो, वो सारी चीज़ें माननी पड़ती हैं बैंक्स को। अब बात ये आती है क्यों माननी पड़ती है, ज़बरदस्ती क्या? जैसे हम बैंक खोलना चाहें, वो खोल लें बैंक, और आरबीआई क्या ज़बरदस्ती करेगी क्या? अब तुमको लग रहा होगा हाँ लाइसेंस उसने दिया इसलिए ना, लाइसेंस तो बैंक्स को देता है आरबीआई, लेकिन सबसे पहली बात तो बैंक अगर आपको खोलना है तो एटलीस्ट 500 करोड़ रुपए आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अगर किसी के मन में कुछ आ रहा है ऐसा कि हम भी बैंक खोल लेते हैं, तो ये इतना होना चाहिए। खैर वो आपसे शायद ही पूछे कि 500 करोड़ होना चाहिए कि नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो अभी हम देखेंगे कि जो आरबीआई एक्ट था 1934 का, इसमें डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बैंक्स हैं, जो यहाँ पे मैं बताने वाला था। अगर यहाँ पे आपने देखा आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 लिखा, लेकिन मैंने पॉज किया ताकि आरबीआई के बारे में सारी चीज़ें हम समझ सकें, इसके फंक्शंस क्या हैं। दूसरे और भी कई सारे फंक्शन हैं, जैसे कि करेंसी प्रिंटिंग, जैसे कि करेंसी प्रिंटिंग भी एक इसका फंक्शन है। जो आप करेंसी देखते हैं जिसमें कि आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ दिस एंड दिस अमाउंट, देखा होगा ना आपने, मैं धारक को इतने रुपए अदा करता हूँ। तो वो जो अदा करता हूँ वो कौन कर रहा है? आरबीआई के गवर्नर कर रहा है, क्योंकि वो आरबीआई उसको प्रिंट कर रहा है करेंसी को। एक्सेप्ट याद रखना, जो 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का सिक्का होता है ना, उसको नहीं करता है, उसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। तो सर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर नहीं आता क्या? नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है आरबीआई, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर नहीं आता है। वो फाइनेंस हो गई गवर्नमेंट तो भैया यार 5 साल में चेंज होती रहती है। अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं, हो सकता है चेंज हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तभी, मोदी जी भी चेंज कर सकते हैं, और वो चेंज होते भी हैं।
कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो, लेकिन ये क्या है, ये एक तरह से अगर हम देखें तो ये एक अलग जो है इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो करेंसी प्रिंटिंग का काम करता है और वो उसी लिए लिखता है आई प्रॉमिस टू पे। और वो जो लिखा हुआ था ना, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर सम ऑफ दिस एंड दिस अमाउंट। अच्छा ये बताइए पहले तो अभी कौन आरबीआई के गवर्नर कौन है करंट में? तो वो जो चीज़ लिखता है ना, वो उसको एक लीगल टेंडर बनाता है, उस करेंसी को लीगल टेंडर बनाता है। और एनी करेंसी विच इज़ अ लीगल टेंडर इज़ नोन एज फिएट मनी। नोट कर लीजिएगा, इस पे भी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन बना था फिएट मनी पे। फिएट मनी क्या होती है? डिफरेंट टाइप की मनी होती है, जैसे प्लास्टिक मनी होती है एक, ठीक है, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी पता है क्या होती है? प्लास्टिक मनी होती है जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब जो होते हैं ना, ये प्लास्टिक मनी के तहत आते हैं, ये फिएट मनी। ऐसे एक हॉट मनी होती है। हॉट मनी सर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम लग रहा है सुनने में, तो इंटरेस्टिंग तो है लेकिन वो वाला इंटरेस्ट नहीं है जो तुम समझ रहे हो। हॉट मनी का मतलब होता है वो पैसा जो एकदम से आता है, एकदम से जाता है। वो हम पढ़ेंगे जब इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई, तो वहाँ देखेंगे जो एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का जो एक टाइप है, वो हॉट मनी होते हैं। यानी कि जैसे पैसा फॉरेन की कोई कंपनी आई, उसने पैसा लगाया और तुरंत निकाल लिया, तो हॉट मनी जो इधर से उधर तुरंत मूव हो जाती है, हॉट मनी कहलाती है। तो फिएट मनी समझे कि नहीं आप? लीगल टेंडर है, यानी कि अगर आपको किसी ने, जैसे हमारे कानपुर में क्या है ना, तुम आओगे, 1 रुपये का छोटा सिक्का नहीं चलता। क्यों नहीं चलता पता नहीं, नहीं चलता है बस। मतलब उसके रीज़न होंगे कुछ ना कुछ कि भाई जो कोई सामान बेचते होंगे, किसी के पास जाते होंगे, उसमें लेने से मना कर देते होंगे, तो इस वजह से। लेकिन अगर कोई ढंग से बोले कि भाई लो, और अगर नहीं लेता है तो फिर उसके खिलाफ केस भी किया जा सकता है अगर हम देखें तो। क्यों? क्योंकि वो एक लीगल टेंडर है, वरना इसे लीगल टेंडर तो कोई लेने से मना नहीं कर सकता है। अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोलूँ कि ये लो, मैं तुम्हें बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए दे रहा हूँ, ऑटो वाले तुम गए, ऑटो वाले सब्जी वाले को लो बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए दे रहे हैं, तो वो मना कर सकता है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर, ठीक है। लेकिन ये एक लीगल टेंडर है तो उसको मना किया नहीं जा सकता है। सिंपल फिएट मनी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आरबीआई एक्ट है, तो ये इसके फंक्शन है, जैसे कि बैंक्स को लाइसेंस देना, रेगुलेट करना, करेंसी को प्रिंट करना, और भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करना कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए, कितना आप पैसा बैंकों को अपने पास रखना है, कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है लोगों से, कितना नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें करने का काम होता है। और भी काम होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट भी बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है इसी बार। लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट भी बोलते हैं, यानी कि जब बैंकों को कहीं से पैसा ना मिले तो हमारी शरण में आ जाना, हम तुमको बचा लेंगे। लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, एकदम अंतिम क्षण पे हम तुमको पैसा दे देंगे। अब अंतिम क्षण का डजेंट मीन कि वैसे नहीं पैसा देंगे, बट ये है कि अगर कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, नॉट ओनली अभी हम देखेंगे शेड्यूल बैंक्स होती हैं, नॉन शेड्यूल होती हैं, तो वो कोई भी हो, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट की तरह उनके लिए बिहेव करता है। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें करता है, बैंक्स को लोन देना भी इसका काम होता है, इसी वजह से इसको बैंक ऑफ बैंक्स भी बोलते हैं, ठीक है, बैंक ऑफ बैंक्स और लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। ये चीज़ आपने बस ध्यान रखनी है, ठीक। अब हम आते हैं, ये चीज़ आप समझ गए कि स्टैब्लिश हुआ था आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 से, 1 अप्रैल 1935 से वर्किंग चालू होती है। बैंकिंग रेगुलेशन 1949 ही पावर देता है कि आप रेगुलेट कर सकते हो बैंकिंग सिस्टम को। अब यहाँ पे हम आते हैं कि जो आरबीआई एक्ट है 1934 का, ये बैंकिंग पूरे सिस्टम को कितने टाइप्स में क्लासीफाई करता है अगर हम देखें तो। इसमें 2 तरह की बैंक्स निकल के आती हैं। एक तो होती हैं शेड्यूल्ड बैंक्स, जिनको कि हिंदी में अनुसूचित बैंक्स बोलते हैं, ठीक है, अनुसूचित बैंक्स बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है हमारी नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। अब बात ये आती है कि दोनों में अंतर क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो जो शेड्यूल्ड बैंक्स है, इनको भी फर्दर मैं 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकता हूँ। एक को बोल सकता हूँ कॉमर्शियल बैंक और दूसरे को बोल सकता हूँ कोऑपरेटिव बैंक। कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक मतलब देखो, ये जो शेड्यूल्ड बैंक होती है, इनको शेड्यूल्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो आरबीआई एक्ट का जो सेकंड शेड्यूल है, दूसरी अनुसूची। अब सर हमने तो शेड्यूल पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन में, बिल्कुल वही है। शेड्यूल होते क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? शेड्यूल होते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आर्टिकल्स में नहीं दी गई हुई है, वो शेड्यूल में दी हुई है, अनुसूची में। वैसे ही आरबीआई के भी शेड्यूल्स हैं, तो उसमें जो सेकंड शेड्यूल में के तहत आती हैं बैंक्स अंडर द आरबीआई एक्ट, उन बैंक्स को बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स।
ठीक है। ये शेड्यूल्ड बैंक दो तरह की होती हैं, एक तो कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव। कॉमर्शियल मतलब कॉमर्स से हमें क्या याद आता है, ये हमें याद आता है कि भाई ये प्रॉफिट, कॉमर्शियल जो फंक्शंस होते हैं वो प्रॉफिट के लिए होते हैं। ये एक तरह से अगर हम देखें तो नॉन प्रॉफिट हम बोल सकते हैं, नॉन प्रॉफिट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिपॉजिटर ही ओनर होता है, डिपॉजिटर्स आर ओनर्स, जो डिपॉजिट पैसा करते हैं वही ओनर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा SBI में पैसा है, तो क्या मैं ओनर हो गया क्या उसका? नहीं, तो वो कोऑपरेटिव नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें, कई सारी छोटी छोटी बैंक्स होती हैं, ठीक है, जो जहाँ पे डिपॉजिटर डिपॉजिट करते हैं पैसा और वो खुद ही उसके ओनर्स होते हैं। बात अगर करें कॉमर्शियल की, कॉमर्शियल जो बैंक्स होती हैं उनको भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जो प्रॉफिट डिराइव करने के लिए बनी है। उन दो क्लासिफिकेशन में बोल सकता हूँ, एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक और दूसरे को बोल सकता हूँ प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब मुझे आप ये बताइए, क्या किसी को यहाँ पे कुछ डाउट कि भाई पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या अंतर होगा? बिकॉज हमने देखा है कि पब्लिक सेक्टर का मतलब, पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट की मेजर शेयर होल्डिंग है। प्राइवेट में क्या है, जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स की मेजर शेयर होल्डिंग्स हैं। इसमें टोटल हमारी आती हैं 11 नेशनलाइज्ड बैंक्स। अब ये मैं नेशनलाइज्ड क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज इनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है। पहले ये प्राइवेट बैंक के तौर पे स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि ये प्राइवेट बैंक्स तो बस प्रॉफिट में ही लगी रहेंगी। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। अब जैसे कि कोई गांव का बंदा है, वो कोटक महिंद्रा बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहे, तो सोचे कि हमें बैंक तो वैसे भी पहली बात तो बैंक की ब्रांच जैसे प्राइवेट वाली HDFC हो गई, कोटक महिंद्रा, गांव में आपको कहीं देखने को मिलती हैं? ये नहीं मिलती हैं आपको ये, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल वो चाहे कि हम कोटक महिंद्रा बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं क्योंकि उसमें ब्याज अच्छा मिलता है जो भी डिपॉजिट करते हैं, भैया KYC ही नहीं कर पाएगा, मतलब ये नहीं वो लोग कर ही नहीं पाएगा, लेकिन मतलब 98% लोग तो KYC ही नहीं कर पाएंगे, इतने वो होते हैं, ठीक है। आप करके अगर किसी ने किया होगा तो यहाँ पे पता होगा उसको, ठीक है, इतने कि ये नहीं होना चाहिए, वो ये न जाने क्या क्या, ठीक है। तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने इनका राष्ट्रीयकरण किया, 11 बैंक्स को, इनको बैंक्स को नेशनलाइज किया। अब कितनी बैंक्स को नेशनलाइज किया, कब किया, वो भी देखते हैं। लेकिन पहले ये बताइए, यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर हैं या नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बैंक क्या हो, प्राइवेट सेक्टर? जैसे पब्लिक सेक्टर में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो पब्लिक सेक्टर में कौन सी आ जाएंगी आपकी, इसमें आ जाएंगे आपकी पंजाब नेशनल बैंक हो गई, SBI हो गई आपकी, इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, ये सारी पब्लिक सेक्टर बैंक हो गई। प्राइवेट सेक्टर में अगर बात करूँ तो प्राइवेट सेक्टर में मैं फिर दो कैटेगरी में इनको डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो प्राइवेट सेक्टर वो इंडियन भी हो सकती है और फॉरेन भी हो सकती है। अगर मैं इंडियन की बात करूं तो इंडियन में जैसे कि अभी मैंने बताया HDFC हो गई आपकी, ICICI हो गई, कोटक महिंद्रा बैंक हो गई, ये सारी क्या है हमारी इंडियन प्राइवेट बैंक है। फॉरेनर अगर बात करें तो जैसे कि सिटी ग्रुप हो गया आपका, डॉइचे बैंक हो गया, ठीक है, और आपका HSBC हो गया, ये सब क्या है? तो वही बोला था, अगर मैं SBI बोलता हूँ, PNB बोलता हूँ तो बात अलग है, HDFC बोलता हूँ बात अलग है, डॉइचे बोलता हूँ बात अलग है। तो ये सब आपकी बैंक्स अलग अलग हैं। पहले ये बताइए कि यहाँ तक सभी को क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं है? फॉरेनर अगर बात करें 12 बैंक्स हैं, बट ये SBI को मैंने अलग रखा है। वैसे आप यहाँ पे 12 लिख सकते हैं, बट SBI को अलग रखा है यहाँ पे। चलो रख ही लो फिर SBI को भी साथ में, नो डाउट। ओके, डिपॉजिटर और आर ओनर क्या है सर? डिपॉजिटर आर ओनर का मतलब ये है जो पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं वही उसके हिस्सेदार भी हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए दिया या फिर 5 लाख रुपए बैंक में जमा किया, तो हो सकता है उसमें मुझे 0.5% प्रतिशत की हिस्सेदारी मिल जाए। छोटी छोटी बैंक होती हैं। ये क्यों होती हैं अभी देखते हैं, ठीक है। क्यों होती हैं ये छोटी छोटी बैंक्स? ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। क्या हो सके? फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। अब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? इसका मतलब होता है जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, लेन देन, डिपॉजिट करना पैसा, लोन लेना, ये सारी जो सर्विसेज हैं, ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी कि वल्नरेबल सेक्शन जैसे विमेन, ठीक है, विमेन हो गई हमारी, या फिर पुअर हो गए, ओल्ड हो गए, इन सब तक पहुँचे। क्योंकि अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट, जैसे कि जो प्राइवेट बैंक है, मोटिव सबका प्रॉफिट है, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे SBI हो, चाहे HDFC हो, दोनों का मोटिव प्रॉफिट है, दोनों स्कीम चिपकाते हैं। लेकिन क्योंकि इसको गवर्नमेंट रेगुलेट कर रहा है तो इस वजह से ये
पूरी ये कोशिश करेगा कि ये गवर्नमेंट मतलब रूरल जगहों में भी आपकी ब्रांचेस हों। आप देखो एसबीआई की ब्रांचेस आपको ज़्यादातर जगह मिलेंगे पीएनबी की, लेकिन एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक की मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो इसी वजह से क्या किया हमने अपने जो एक पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए कि फाइनेंशियल एक्टिविटी से हर एक जन जन तक को जोड़ा जा सके ताकि देश का अच्छे से विकास हो, इसीलिए ही बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया, बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया। कब किया गया? 1969 1969 में और 1980 में किया गया। ठीक है, 1969 में अगर बात करें तो टोटल 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया एंड देन बाद में 6 को और नेशनलाइज किया गया, फिर बाद में ये मर्ज वर्ज होती गई हैं। तो इस वजह से अभी इतनी है जितनी मैंने आपको भी बताया, 12 नेशनलाइज बैंक्स है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि क्या ये बैंकिंग सिस्टम डेवलप होना चालू कब से हुआ। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, कब से डेवलप होना चालू करता है। तो फर्स्ट बैंक अगर इंडिया में बात करें, सबसे पहली बैंक गेस करिए कब सेटअप हुई होगी, कोई गेस? ये सेटअप हुई 1770 में। ये बैंक का नाम बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, बैंक का क्या नाम था? बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे और बैंक्स हमारी सेटअप होती हैं, जैसे कि 1806, 1840 और 1843 में 3 इंपीरियल बैंक्स हमारी सेटअप होती हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ ये कैलकाटा सेटअप होती है, बिकॉज आपको पता है जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, मॉडर्न हिस्ट्री, तो मैं बताऊंगा कि ये मेन ये आपके प्रोविंसेस हुआ करते थे यहाँ पे। एक तो ये बंगाल वाला, जिसको यहाँ बंगाल वाला एक बोल सकते हैं, एक यहाँ बॉम्बे वाला, और तीसरा ये मद्रास वाला। तो कैलकाटा में बैंक खुला 1806 में, फिर बॉम्बे में खुला, बॉम्बे में, एंड देन मद्रास में। ठीक है, मद्रास में। फिर हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तब हिस्ट्री क्या पॉलिटी मैंने बताया होगा आई थिंक कि सबसे पहला हाई कोर्ट भी है ना कैलकाटा में। तो एक्चुअल में क्योंकि मेन गढ़ थे बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स के, इस वजह से यहीं पे ज़्यादातर सारी चीज़ें पहले यहीं पर हुई। तो इन तीनों को फिर फर्दर पता है क्या किया गया? मर्ज किया गया, और ये कहलाए इन 1921 इट वाज मर्ज, और ये कहलाए तीनों कलेक्टिवली इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। पहले होते थे इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा, इंपीरियल बैंक ऑफ बॉम्बे, इंपीरियल बैंक ऑफ मद्रास। तो इसको बोला हमने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फर्दर जाके ये 1955 में 1955 में बनता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, लंच वाला भी इंडिया बैंक। ठीक है, तो एसबीआई 1955 में एग्जिस्टेंस, मतलब वैसे तो एग्जिस्टेंस में 1921 में ही आ गया था, बट 1955 में ये एसबीआई का इसने रूप लिया। लेकिन अभी भी ये जब ये इस्टेब्लिश हुआ तो ये कोई इंडियन ओन्ड बैंक नहीं था कि भाई इंडियन के हाथ में हो, ये अभी भी ब्रिटिशर्स के हाथ में था। तो इसी वजह से, क्योंकि सारी चीज़ें हम सोच रहे थे कि हम बॉयकॉट करें विदेशियों की, फॉरेनर्स की, और हम स्वदेशी अपनाएं, तो इसी वजह से जो फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक अगर बात करें, फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक की अगर बात करें, तो दैट वाज इलाहाबाद बैंक। ठीक है, प्रयागराज बैंक। ठीक है, इलाहाबाद बैंक। और ये कब सेटअप हुई थी? 1865, 1865 में। क्लियर है यहाँ तक सभी को चीज़ें? तो ये हमारी बैंकिंग सिस्टम की पूरी हिस्ट्री है। अब हुआ क्या बैंक्स को, जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारी गवर्नमेंट उसको धीरे धीरे ये इस चीज़ की नीड रियलाइज़ हुई कि बैंकिंग सिस्टम को या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए या फिर देश के विकास के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़रूरी है। उसके लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी और या फिर जो बैंकिंग जो सर्विसेज हैं उसको लास्ट माइल तक पहुंचाने की ज़रूरत है। उसके लिए लास्ट माइल से मतलब है भाई अर्बन में तो पहले से ही रूरल में पहुंचाने की ज़रूरत है। इसीलिए रीजनल रूरल बैंक्स सेटअप किए गए। क्या सेटअप किए गए? रीजनल रूरल बैंक्स, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं RRBs, जो आपकी ग्रामीण बैंक के रूप में सेटअप होती हैं। क्यों? ताकि रूरल इलाकों में भी फाइनेंशियल एक्टिविटी को वो किया जा सके। अब देखो सर, इनको भी तो पहुंचाया जा सकता है SBI वगैरह को, और हैं भी, बिल्कुल है। लेकिन आपको भी पता है कि अगर आप जाओ गांव के बैंकों में तो फॉर्म बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं लोग, समझ नहीं पाते हैं बैंकिंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है, बैंक के द्वारा फ्रॉड चल रहा है। जी हाँ, अब अगर आप SBI वगैरह में खुलवाने जाओ, और खासकर गांव वगैरह में आप कभी जाना और किसी का खुलवा के देखना या फिर वहाँ पे बैठना, तो क्या करते हैं पता है? ज़बरदस्ती का इंश्योरेंस चिपका देते हैं।
बोलते हैं कि आपको बैंक में 2,000 रुपये डालने होंगे। 1,000 तो बैंक खाता, मतलब वैसे तो खाता खुलवाने के लिए नहीं लगता है, लेकिन ऐसे बोलते हैं 1,000 वैसे, और 1,000 का हम आपका इंश्योरेंस कर देंगे। आपसे क्या बोलेंगे वो तो आप अगर आप पूछोगे भी, वैसे तो अगर आप देखो तो गांव में कोई नहीं पूछता है, उनको लगता है कहीं नाराज़ ना हो जाएं, है ना, है कि नहीं? उनको लगता है कहीं भाई साहब नाराज़, क्योंकि नाराज़ ही बड़ी जल्दी हो जाते हैं वो लोग, है ना, कि बाद में ये इस अभी अभी नहीं बता पाएंगे, है ना, तो थोड़ा सा मुंह भी उठा लेते हैं, तो इस वजह से सोचते हैं कि यार सारा चीज़ें जो जो बोल रहे हैं वो करते जाओ, तो पूछते भी नहीं। लेकिन अगर आप पूछेंगे भी कि सर क्या ज़रूरी है, बोलेंगे हाँ ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने एक लोग का जब मैंने खुलवाया था, ठीक है, तो ऐसे बोले कि मैंडेटरी है। देन मैंने बोला मैडम IRDAI ने तो ऐसा कहीं नहीं कहा है। तो बोलती हैं हाँ कहा तो नहीं है, लेकिन वो चलिए ठीक है हम बात करते हैं, और बात करके आई मैडम मैनेजर जी से, तो जाने दी कि ठीक है ज़रूरी नहीं है। इस तरह से चेपा चिपाई होती है। तो इसलिए क्यों ये सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको कम करने के लिए, और अभी IRDAI का मैंने जिक्र किया, तो RDI के बारे में भी देखेंगे कि RDI क्या होता है। तो RRBs जो है हमारी सेटअप करी गई, कब सेटअप करी गई? इनको सेटअप किया गया एक इसका एक्ट आया था RRB का एक्ट 1975 में, और उसके थ्रू इनको सेटअप किया गया। और जो फर्स्ट हमारी RRB सेटअप हुई थी दैट वाज प्रथम ग्रामीण बैंक। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, प्रथम ग्रामीण बैंक। ये सेटअप हुई थी आपकी गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1975 उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। RRBs के अगर हम इसके इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह से होता है RRB। अब RRB क्या करता है? बैंकिंग एक्टिविटी, बैंकिंग सर्विसेज देता है। तो भाई बैंकिंग सर्विसेज देने में कौन बहुत ही निपुण है, अगर हम बोलें तो कौन निपुण है? अब RBI तो डायरेक्टली डील नहीं कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो एक रेगुलेटिंग एजेंसी है, ठीक है। यहाँ पे RRB एक्ट आया था, RRB एक्ट आया तो यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी हुई है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर कोई एक्ट से बनती है बॉडी तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में लॉ लाई थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि इसमें 50% हिस्सेदारी हमारी होगी। जो स्टेट होंगे यानी कि जो राज्य होंगे उनकी 15% हिस्सेदारी होगी। तो बताइए कितना परसेंटेज बचा, जरा बताइए। इसमें परसेंटेज बचा 50 और 15 कितना हो गया? 65, तो बचा 35%। 35% जो हिस्सेदारी है वो होगी स्पॉन्सर बैंक की। सर स्पॉन्सर बैंक क्या है? जो बैंक इस RRB को जहाँ पे भी स्पॉन्सर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके जगह पे जो ग्रामीण बैंक है उसको SBI ने स्पॉन्सर कर रखा है, उसको PNB ने स्पॉन्सर कर रखा है। स्पॉन्सर मतलब जैसे भी बताया सेंटर या फिर स्टेट, ये तो डायरेक्टली नहीं डील कर रहा है ना फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने में लोगों को। बैंक्स को इनको जैसे SBI है, PNB है, इनको पता है ना कैसे बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करना, सारी चीज़ें तो ये बड़े अच्छे से करेंगे। तो इनको बोला है कि तुम्हारी इतने % हिस्सेदारी है और तुम यहाँ पे रेगुलेट करो सारी चीज़ों को। RRB क्लियर हो गया यहाँ तक। रीजनल रूरल बैंक्स का काम क्या होता है? पहली कौन सी सेटअप हुई थी? प्रथम ग्रामीण बैंक सेटअप हुई थी मुरादाबाद में, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं कुछ हम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखते हैं। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे, अब जैसे मैंने IRDAI का नाम लिया, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वो एक रेगुलेटरी बॉडी है रिगार्डिंग इंश्योरेंस, ठीक है, अभी वो देखेंगे। लेकिन पहले अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हम लोग देखेंगे नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड, एक सेकंड, नाबार्ड, ठीक है। अब अगर नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड है क्या? नाबार्ड है क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये भी सेटअप हुआ था एक एक्ट से जो 1981 में आया था। नाबार्ड एक्ट था आपका 1981 का, इससे ये सेटअप हुआ था 1982 में, 1982 में 12 अप्रैल 1982 को ये सेटअप हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था, अपनी वर्किंग को चालू किया था, ठीक। अब ये करता क्या है? ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, प्रोवाइड्स फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये सुपरवाइज करता है, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, इट सुपरवाइजेज, ये सुपरवाइज करने का काम करता है किसको? कोऑपरेटिव बैंक्स को, और RRBs जो अभी हमने पीछे पढ़ के आ रहे हैं उनको सुपरवाइज करने का काम करता है। ये काम है इसके। इसको नाबार्ड को एक कमेटी बनी थी, B शिवरमन कमेटी, उसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। B शिवरमन एक कमेटी बनी थी 1979 1979 में, इसके थ्रू इसको बनाया गया था, ठीक है।
अब बात अब मुझे पता है ये आती है कि सर नाबार्ड प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो आरआरबी क्या कर रहे थे फिर? तो आरआरबी नाबार्ड में अंतर क्या है? मुझे पता है कि कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा नाबार्ड आरआरबी में अंतर क्या है। तो जो नाबार्ड होता है ना वो डायरेक्टली लोगों से डील नहीं करता है। आप कहीं नाबार्ड नहीं जाओगे नाबार्ड के पास कि गांव में नाबार्ड आपको देखने को मिलेगा कि भाई लोन दे दो हमको। आरआरबी देखने को मिलेंगे ग्रामीण बैंक, वहाँ पे आपको ये सब एक्टिविटी देखने को मिलेगी। नाबार्ड कस्टमर के साथ या फिर लोगों के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता है। ये पॉलिसी मेकिंग एक तरह से करता है कि किस तरह से आरआरबी को रेगुलेट करना है, आरआरबी को रिकमेंड करेगा इतना लोन दो, इतना करो। अदर बैंक को भी बोलेगा कि किस तरह से रूरल एक्टिविटी को प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से फाइनेंशियल एक्टिविटी को प्रमोट कर सकते हैं ताकि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रूरल इलाकों में, और रूरल इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो ताकि विकास हो सके। ठीक, ये जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत ये फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है। किसान क्रेडिट कार्ड अगर आपने स्कीम सुनी उसके तहत हो गया। रुपए किसान जो कार्ड मिलते हैं वो भी, ठीक है, रुपए किसान कार्ड्स, तो ये सारा कुछ देख रेख होता है आपके नाबार्ड के तहत ही। ऐसे ही हमारा एक नेशनल हाउसिंग बैंक है, वो हाउसिंग वाला पूरा देखता है। जैसे कि रूरल में इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट देखता है, वैसे एक नेशनल हाउसिंग बैंक है। ठीक है, ये 1988 में सेटअप हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। ये पूरा हाउसिंग वाला काम देखता है। ऐसे ही हमारा एक सेबी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इस्टेब्लिश हुआ सेबी एक्ट ऑफ 1992 से। ठीक है, ये भी एक्ट से ही, ये जैसे आरआरबी एक्ट से इस्टेब्लिश हुआ, नाबार्ड एक्ट से हुआ, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट था 1987 में, उससे इस्टेब्लिश हुआ था। ऐसे ही सेबी भी, हमारा सेबी एक्ट आया था, सेबी एक्ट था 1992 में, उससे इस्टेब्लिश होता है। कब इस्टेब्लिश होता है ये? 12 अप्रैल 1992 में, 1992 में इस्टेब्लिश होता है ये। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर बताया कि नहीं बताया मैंने आपको? एक सेकेंड, नाबार्ड का हेडक्वार्टर बताइए, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? PYQ जो लोग देखते हैं वो बताइए जल्दी से, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें सेबी, चलिए इसका बता ही देते हैं, उसका भी आपको पता ही चल जाएगा फिर। मुंबई, ठीक है, सेबी का आपका मुंबई में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बात ये आती है कि सेबी का काम क्या होता है। तो सेबी का काम ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं इन सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, वो काम होता है इसका। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स वो सिक्योरिटीज़ में भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इन सब में। ठीक है, तो उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है, म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट, उनके साथ लेन देन में। तो इस वजह से सेबी बैठा हुआ है एज अ रेगुलेटिंग एजेंसी। क्लियर है यहाँ तक? और सेबी, आपको ये पता होना चाहिए कि सेबी के अभी करंट में चेयरमैन कौन है। तो चेयरमैन है अभी करंट में माधवी पुरी बुच। ठीक है, माधवी पुरी बुच, ये इंपॉर्टेंट इसलिए थोड़ा सा बिकॉज पहली विमेन चेयरमैन है ये। ठीक है, फर्स्ट विमेन और फर्स्ट नॉन IAS चेयरमैन है। ठीक, हेडक्वार्टर बता दिया मैंने आपको, इसका मुंबई में है। अच्छा ये बताओ, यहाँ तक किसी कोई डाउट? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो बता दो। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर किसी ने बताया नहीं क्या? बताया, हाँ सेम वही है। ठीक है, मुंबई आपका, इसी से मैंने बोला कि आपको उसका भी पता चल जाएगा, फिर मैंने उसका बताया। तो चलो, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, बताइए। नो, ओके। सेबी क्या? अच्छा सॉरी 1992 लिख दिया क्या मैंने? 1988, ओके सॉरी ये 1988 होगा। ठीक है, 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था। रियली सॉरी फॉर दैट। 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था आपका सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 12 अप्रैल 1988 में। ठीक है, 1988 में। एक्चुअली सॉरी, यहाँ पे बताना मैं कुछ और चाह रहा था। यहाँ पे एक्चुअल में था क्या, मैं आपको बताता हूँ। जब ये सेबी बना था ना, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था। जब ये बना था, यहाँ पे गलती से मैंने आई थिंक इंटरचेंज कर दिया था, 12 अप्रैल 1988 को स्टैब्लिश हुआ था। बट एक्ट जो है 1992 का है, दैट मीन कि जो स्टैट्यूटरी बॉडी है ना वो 1992 में बनी।
ये चीज़ तो सही लिखा था यहाँ पे 1992, यहाँ पे मैंने गलती से वो 1988 की जगह 1992 लिख दिया। तो वो सेबी जो एक एज अ बॉडी बनी थी वो नॉन स्टैट्यूटरी थी जब बनी थी 1988 में, लेकिन 1992 में इसका एक्ट आया, उसके थ्रू इसको एक स्टैट्यूटरी बैकिंग मिली। इज़ दैट क्लियर यहाँ तक? अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसे कि यहाँ पे IRDAI के बारे में बता सकता हूँ, बट IRDAI वही मतलब इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी, बस यहाँ पे ये लिख लो IRDAI कब स्टैब्लिश हुआ वगैरह, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंश्योरेंस, ठीक है, जो इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि SBI में गया तो SBI में वो लोगों ने बोला कि इतना इंश्योरेंस मैंडेटरी है, तो ऐसे मैंडेटरी करके कोई ऐसा फालतू का फ्रॉड ना कर दे, इसलिए IRDAI बैठा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और IRDAI फिर पनिश भी कर सकता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक एक्ट था आपका 1999 में जो आया था, उसके थ्रू इसको सेटअप किया गया था। IRDAI एक्ट ऑफ 1999 से इसको एक तरह से सेटअप किया गया था, और ये एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एग्जिस्टेंस में आई अप्रैल 2000 में। एक्ट आया था 1999 में, बट वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सन 2000 में। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे बढ़ा जाए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या फिर माइक्रो फाइनेंस लोन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, माइक्रो फाइनेंस। और एक चीज़ मैंने पता नहीं सोचा था आपको क्वेश्चन पूछना है आपसे। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके लिए देता हूँ, एक होमवर्क आपके लिए देता हूँ। होमवर्क आपके लिए ये मैंने अभी आपको बताया कि करेंसी प्रिंटिंग करती है हमारी, ठीक है। अब करेंसी प्रिंटिंग जो RBI है, इसके डिफरेंट सेंटर्स हैं, ठीक है, जैसे देवास में है, मतलब बहुत जगह हैं। तो आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे करेंसी प्रिंटिंग सेंटर्स हैं, पहली चीज़। दूसरा आपको होमवर्क है ये देखना है कि जितने भी हमारे नोट्स हैं, बैंकिंग नोट्स 10 का, 50 का, 100 का, इसमें इन सब में किस चीज़ की फ़ोटो है। समझ रहे हैं आप किस चीज़ की फ़ोटो में बोल रहे हैं? जैसे कहीं कोणार्क सन टेम्पल की आपको देखने को मिलेगी, कहीं चंद्रयान की फ़ोटो आपको देखने को मिलेगी। तो वो सारे चीज़ आपको देखने हैं कि किस किस चीज़ की फ़ोटो किस करेंसी में लगी हुई है। ये आपका होमवर्क है। अभी हम आते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पे। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आए आपके CGL 2023 में। जो अभी लेटेस्ट वाला जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते क्या हैं? जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स प्रोवाइड करते हैं, या फिर ना सिर्फ लोन बल्कि कोई भी फाइनेंशियल सर्विस, यानी कि they offer financial services to low income population, जिनकी इनकम कम होती है उनको ये फाइनेंशियल सर्विस देना। जब फाइनेंशियल सर्विस में क्या क्या आते हैं, जैसे कि लोन आ जाता है आपका, ठीक है, आपकी इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, सेविंग्स उनकी रखना, ये सारे जो काम होते हैं ये फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हैं। तो माइक्रो लोन, माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो सेविंग, ये सारा काम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस करते हैं, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं? माइक्रो फाइनेंस एक तरह से लोन दे रहे हैं, ठीक है। अब बात ये आती है, क्वेश्चन बना CGL 23 में, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बना था, और ये क्वेश्चन बना कि भाई कितना लिमिट क्या होता है? तो क्या लिमिट होता है? जी हाँ, लिमिट होता है, ठीक है। तो माइक्रो, यहाँ पर लिख देता हूँ, माइक्रो फाइनेंस जो लोन होता है, it is given to households having income up to 3 लाख रुपए तक अगर इनकम है, तब आपको जो लोन दिया जाएगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और उसको माइक्रो फाइनेंस लोन बोला जाएगा। ये आपका एक कोलेटरल फ्री लोन होता है। कोलेटरल फ्री लोन का मतलब क्या होता है? अब यहाँ से कोलेटरल का मतलब समझ लो। कोलेटरल क्या होता है? तो कोलेटरल का मतलब सिंपल होता है गिरवी। जब आप लोन लेते हैं तो जो भी गिरवी रखते हैं उसको कोलेटरल बोलते हैं। बैंक के पास जाइए तो बैंक आपको लोन तभी देगा जब आप कुछ गिरवी रखेंगे। तो मान लेते हैं ये ऐसे मतलब इनकम हाउस होल्ड हैं जिनकी इतनी इनकम नहीं है, उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, उनको जो थोड़ा अमाउंट ऑफ लोन लेना है, तो वो लोन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन देंगे। बाकी बैंक नहीं देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे शर्त है कि कोलेटरल रखोगे तभी लोन देंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं माल्या को, लेके भाग गया, अभी तक आया नहीं है देने, ठीक है। उसका भी कुछ कोलेटरल था, थोड़ा बहुत बेच के क्या होती हैं फिर बैंक पैसा वसूलती हैं। जैसे ज़मीन रखवा ली आपकी, अगर पैसा नहीं दिया तो फिर ज़मीन की नीलामी करती है, वो पैसा निकालती है, तो कोलेटरल समझ गए।
वो कोलेटरल की रिक्वायरमेंट माइक्रो फाइनेंस लोन लेने में मैंडेटरी नहीं होता है फ्रॉम दी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है ना, ये एग्जिस्टेंस में, या फिर बोल सकते हैं इसके फादर जो कहे जाते हैं, फादर ऑफ पूरा माइक्रो फाइनेंस सिस्टम, माइक्रो फाइनेंस सिस्टम, ये बोले जाते हैं हमारे मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस ईस्ट पाकिस्तान जो होता था, बांग्लादेश, ठीक है, वहाँ के थे ये, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस। इन्होंने ये ग्रामीण मॉडल बैंक का एक कॉन्सेप्ट दिया 1970 में। ज़रा ये बताइए, क्या तब बांग्लादेश था कि नहीं, या नहीं था, बताइए। ग्रामीण मॉडल बैंक्स का 1970 में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला इस माइक्रो फाइनेंस पे लेके काम करने के लिए। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस सिस्टम्स भी बोलते हैं। इसी से इंस्पायर होकर फिर हमने आरआरबीज वगैरह सेटअप करी। इनका ज़रा सा बिजनेस मॉडल हम समझ लेते हैं। इनका बिजनेस मॉडल क्या होता है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और चलो एनबीएफसी मैं अभी बताऊंगा, तब आपको एनबीएफसी और एमएफआईज बताऊंगा, बिकॉज एनबीएफसी और एमएफआईज पे कुछ क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको तभी बताऊंगा कि ये क्या थे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसका बिजनेस मॉडल क्या होता है। किसका बिजनेस मॉडल, यानी कि किस तरह से ऑपरेट करते हैं एग्जाम्पल्स इनके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के। तो आपने एसएचजीज का नाम सुना होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप का सुना है? आप में से कितने लोगों ने सुना है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? जैसे कि एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी एक तरह से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ही हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे वो देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो जिससे कुछ तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक होते हैं हमारे जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। क्या होते हैं? जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इसके बिजनेस मॉडल होते हैं। ग्रामीण मॉडल बैंक, जैसे कि मोहम्मद यूनिस जी ने बोला था। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन 2022 सीजल में बना था मैक्सिमम कैपेसिटी पे। तो ये होते क्या हैं? ये तकरीबन इसमें ये मान लीजिए कि 10 से 20 लोगों का ये ग्रुप होता है, समूह होता है, जो आपस में आते हैं, ठीक है, पैसा पूल करते हैं और एक दूसरे को फाइनेंस, जैसे कि उन्होंने पैसा पूल किया और जब जिसको ज़रूरत हुई तब उसको लोन दिया एक तरह से। यहाँ पे भी कोलेटरल फ्री लोन, वही सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप होते हैं 4 से 10 इंडिविजुअल्स का यहाँ पे ग्रुप होता है। इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं ये, ठीक है, ये आपके इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं। कोई फॉर्मल ऐसा नहीं कि कोई रेगुलेट कर रहा है इनको, आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर, ऑब्वियस सी बात है, आप जानना चाहेंगे कि जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप और सेल्फ हेल्प ग्रुप में अंतर क्या है। तो जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप होते हैं, पहली बात तो लिमिट पता होनी चाहिए, मिनिमम 4 मैक्सिमम 10, क्वेश्चन आ चुका है इस पर। और सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या है अंतर? ये होता है कि ये जो होते हैं ना सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये जो यूजुअली ग्रुप ऑफ बीपीएल्स होता है। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, मतलब जो काफ़ी गरीब है। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मैं 4-5 लोगों को और इकट्ठा कर लूँ और हम लोग कोई एक वेंचर स्टार्ट करें, ठीक है, जैसे पापड़ बनाने का, फिर कुछ इस तरह का। अब जैसे कि वो पापड़ बनाने का वेंचर सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में कि थोड़ा सा ये एक समूह बन के, एक लायबिलिटी ग्रुप बना के एक बिजनेस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा सा एक मेन मोटिव हो जाता है। बैंक के पास जाते हैं, लोन लेना इनके लिए थोड़ा आसान होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या है कि यूजुअली आपको रूरल इलाकों में देखने को मिलेंगे, जो बीपीएल हाउस होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो यूजुअली इसको बनाते हैं। बहुत ज़्यादा कोई क्लियर कट ऐसा डेफिनेशन या फिर डिफरेंस नहीं है, बट ये यूजुअली डिफरेंस होता है। बस यहाँ पे आपको मिनिमम और मैक्सिमम नंबर में पता होना चाहिए कि क्या कैसा होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, क्या चीज़, किसी कोई डाउट है क्या यहाँ तक? उस पर भी आएंगे भी, ठीक है। एनबीएफसी वो उसके एनबीएफसी एमएफआई की तरह तहत मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अभी नहीं, ठीक है। पहले मुझे ये समझा लेने दीजिए, उसके बाद एनबीएफसी मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद एनबीएफसी एमएफआई अपना आखिरी टॉपिक होगा, ठीक है। तो पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। नो सर, ओके, चलो। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्कीम बताना चाहता हूँ, जैसे कि मुद्रा, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा जो योजना है, MUDRA मुद्रा। मुद्रा क्या है? मुद्रा है आपका माइक्रो, इस पर फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, ठीक है, लिख देता हूँ फुल फॉर्म। सीजल 2023 में इसका फुल फॉर्म तक पूछ लिया। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड
रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये एक तरह के ये एक तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक। अब इसमें 3 तरह के लोन होते हैं, वैसे तो ये थोड़ा सा मतलब आपका उससे रिलेटेड हो जाएगा गवर्नमेंट स्कीम वगैरह से, लेकिन पढ़ लेते हैं बिकॉज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है तो आगे भी क्वेश्चन आ सकता है। शिशु, किशोर और तरुण, 3 तरह के लोन इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं इस मुद्रा स्कीम के तहत, ठीक है। शिशु की अगर बात करें तो लोन्स अप टू 50,000 ये दिए जाते हैं। किशोर में अगर बात करें लोन्स अप टू 5 लाख, मतलब 50,000 से लेके 5 लाख के बीच में, बिकॉज अप टू 50,000 है तो शिशु, 50,000 से ऊपर जाओगे तो किशोर में आ जाओगे, लेकिन 5 लाख के नीचे ही रहना चाहिए। और तरुण में अगर बात करें तो ये कवर करता है 5 लाख से लेके 10 लाख तक का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा करोड़ों के लोन नहीं लिए जा रहे हैं, छोटे छोटे लोन लिए जा रहे हैं, तो इसी वजह से ये माइक्रो फाइनेंस लोन्स कहलाएंगे। और ये भी आपके क्या होंगे, किस तरह के लोन्स होंगे, कोलेट्रल फ्री लोन्स होंगे, ठीक। सॉरी। तो और ये कब लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, इट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2015, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे हम आते हैं वाटर NBFCs, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं NBFC से काफ़ी, जैसे कि आपने बजाज फिनसर्व का नाम सुना है। चलो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखता हूँ ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ ये होते क्या हैं। बजाज फिनसर्व आपने नाम सुना होगा, आपने मुथूट फाइनेंस सुना होगा, घर में पड़ा हो सोना तब काहे का रोना, अक्षय कुमार, है ना। मुथूट फाइनेंस हो गया, और महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब होते हैं आपके NBFC कहलाते हैं। अब NBFC होते क्या हैं, NBFC जो होते हैं ये RBI के तहत रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा, दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, 1956 का जो कंपनीज एक्ट है, ये लोन देने का काम करते हैं। गिव लोन्स एंड एडवांसेस, घर में पड़ा हो सोना तब काहे का रोना, ठीक है, तो लोन देंगे हम, तुम लाओ सोना, ठीक है, तो लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं ये, क्लियर। और ये कैन नॉट, इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि स्टेटमेंट बन सकते हैं, कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। अब यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो इसको होल्ड करिए। ये जब मैं आपको डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, जो हमारा कल से ही सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं कि डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, टाइम डिपॉजिट क्या होते हैं, वहाँ पे मैं आपको ये समझाऊंगा। बिकॉज अगर मैं समझाने बैठा तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी एंड एसेट्स ऑफ अ बैंक, ये सारी चीज़ें कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो हम लायबिलिटी, जैसे हमने लायबिलिटी एसेट पढ़े थे ना जब हम लोग रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट पढ़ रहे थे, उसी तरह हम देखेंगे कल कि जो हम लोन देने जाते हैं, लोन लेने जाते हैं बैंक से, तो वो बैंक के लिए एसेट होता है। जो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उनके लिए लायबिलिटी होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। तो अगर पता है तो ठीक है, लेकिन नहीं तो अभी इसको नोट कर लो और कल अपने आप समझ में आ जाएगी, तो पता चल जाएगा कि क्यों, क्या होते हैं डिमांड डिपॉजिट जिनको ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। एक तरह से जैसे मैं आपको बताऊं सिंपल टर्म्स में, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करवाने जाते हैं ना कि ये बैंक, और जब बैंक में पैसा आपने जमा करवाया और जब चाहा ATM से निकाल लिया, फिर बैंक से जाके मांग लिया पैसा, डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। वो ये लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिपॉजिट्स नॉट गारंटेड, डिपॉजिट्स नॉट गारंटेड मतलब क्या हुआ इसका अंडर NBFCs? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मेरा मान लेते हैं कि बैंक में 10 लाख रुपए मेरा पड़ा हुआ है, बैंक में, बैंक डूब गई, तो सरकार या फिर बैंक मुझे या फिर RBI मुझे 5 लाख रुपए प्रोवाइड करेगी। सिर्फ 10 लाख में 5 लाख, तो 20 लाख में कितना, वो 5 लाख कॉमन है। मतलब सर अगर मेरा 5,000 रुपये पड़ा है बैंक में तो वही 5 लाख मिलेगा? नहीं, जितना है उतना ही मिलेगा तुमको, लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर है तो सिर्फ 5 ही लाख मिलेगा, यानी मैक्सिमम 5 लाख मिलेगा, चाहे आपका 1 करोड़ हो चाहे 5,000 हो। समझ रहे हैं आप? मतलब 5,000 हो तो 5,000 ही मिलेगा, जितना 5 लाख से कम है। अब बैंक ज़्यादा तो देगा नहीं आपको, जितना है उतना ही देगा, लेकिन 5 लाख से जितना भी ऊपर है डजेंट मैटर, 5 लाख ही मिलेगा। तो वो होता है कि भाई कुछ तो यहाँ पे गारंटी है, डिपॉजिट्स गारंटेड हैं, लेकिन NBFC में डिपॉजिट्स आर नॉट गारंटेड।
दे आर रेगुलेटेड बाई आरबीआई। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि अगर ये नहीं है तो इनको रेगुलेट नहीं करता आरबीआई, नहीं, आएंगे रेगुलेशन के अंडर आरबीआई ही। आरबीआई इनको सब कुछ कर सकता है, आरबीआई इनको बंद करने का पावर भी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही है। अब क्योंकि एनबीएफसी नहीं बोलेंगे कि मतलब कुछ हम इतने वो लगा रखे हैं, रिस्ट्रिक्शंस हमको लगा रखे हैं, ठीक है, तो हम तुम्हारी बात क्यों माने, आरबीआई से बोला, तो बोला ठीक है मत मानो, तो यानी कि दे हैव नो मैंडेशन, नो नीड टू मेंटेन CRR एंड SLR। अब ये अगर पता है तो ठीक, नहीं पता है तो और भी ठीक, कल यही सारी चीज़ें देखेंगे और कल आपको पता चल जाएगा डिमांड डिपॉजिट और CRR SLR क्या होता है, ठीक है। और इसी तरह NBFC का एक टाइप होते हैं अब सर ये कितना ज़रूरत क्यों पड़ती है, RRB हैं तो वो हैं तो फिर भी बाकी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि बैंकिंग एक्टिविटी को और पेनेट्रेट करने के लिए NBFC बनाए जाते हैं, ठीक है। जो बनाते हैं जैसे एक बजाज हो गया, मुथूट वाले हो गया, महिंद्रा, इनको प्रॉफिट इसलिए बना रहे हैं, नहीं प्रॉफिट होगा तो क्यों बनाएंगे, ठीक है। तो NBFC और RBI इसमें रेगुलेट करता है। NBFC वो NBFC जो माइक्रो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, या फिर माइक्रो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको NBFC MFI बोलते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन पता है क्या बना CGL 2023 में, कि इनका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है माइक्रो फाइनेंस लोन्स का, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन्स, माइक्रो फाइनेंस लोन्स, ये होता है 75% ऑफ टोटल एसेट्स। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, इतना लोन तो आपको देना ही पड़ेगा मिनिमम। जितने भी आपके एसेट हैं उनका 75% एसेट और लायबिलिटी, अगेन रिपीट कल पढ़ेंगे। जैसे बेसिक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको कि बैंक ने जो आपको लोन दिया, जिससे आप बैंक को इंटरेस्ट रेट पे करेंगे, वो बैंक के लिए एसेट हुआ। लेकिन जो आप पैसा डिपॉजिट किए कि अभी हम कभी भी आकर मांग सकते हैं, ध्यान रखना बेटा, ठीक है, पैसा देना पड़ेगा तुमको, ठीक है, तो वो उसके लिए लायबिलिटी हुई। उसी तरह से एसेट लायबिलिटी कल देखेंगे। तो 75% ऑफ टोटल एसेट्स ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। ये जो NBFC का गठन हुआ, ठीक है, NBFC MFIs का, ये एक कमिटी बैठी थी, उसके रिकमेंडेशन पे हुई, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है आपका। रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी जिसका नाम था मालेगाम कमिटी, मालेगाम कमिटी, ठीक है। और यही मालेगाम कमिटी की क्वेश्चन अगर कभी इस तरह से पूछ ले कि विच कमिटी वाज फॉर्म्ड टू स्टडी द इश्यूज एंड कंसर्न्स इन द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन द ईयर 2010, तो 2010 में यही बैठी थी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के इश्यूज़ को वो देखने के लिए, और इसी ने बोला कि ये NBFC के तहत NBFC MFI को भी सेटअप कर दो। तो ये कमिटी, ध्यान रखना, मालेगाम कमिटी। ख़त्म होता है आपका आज का लेक्चर। अब यहाँ पे आज हम लोग कोई क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं इस पर्टिकुलर अभी, ठीक है। जब पूरा भी कल एक तरह से मैं ऑलमोस्ट आपका ख़त्म करवा दूंगा ये बैंकिंग वाला, जहाँ पे हम एसेट, लायबिलिटी, CRR, SLR, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट देख लेंगे। कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पर, आज नहीं करेंगे इस पर, ठीक है। सहारा वारा तो ये चिटफंड टाइप है यार, ठीक है। NBFC खोलना पड़ेगा। MLM यार वो अलग होता है। MLM होता है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग होता है, वो एकदम फ्रॉड होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि तुमको कोई फंसाएगा, फिर बोलेगा इतने लोगों को जोड़ो, इतने लोगों को जोड़ो, इतने लोगों को जोड़ो। आप में से काफ़ी लोग हो सकता है कुछ लोग फंसे हों और कुछ लोग हो सकता है आगे फंसें। इसलिए मैं पहले ही बता दूं, अगर आपके पास कोई आए और बोले कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, पैसे से पैसा बनेगा आपका, आपको बड़े लंबी लंबी पहले बातें समझाएगा, पैसे से पैसा बनेगा, तुमको काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा, उससे बोलना भाई निकल तो लो यहाँ से, ठीक है। तो ये MLM एक तरह से फ्रॉड होता है, पूरी तरह से प्योर फ्रॉड। जैसे आप बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन यूट्यूब में आप काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं ना, जैसे सोनू शर्मा जी हैं हमारे, ठीक है। जैसे कि एक भाई साहब का नाम V से स्टार्ट होता है, वो मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं खुद को। वो सामने सामने कुछ नहीं बोलेंगे, वो कभी अपने बिज़नेस के बारे में बताएंगे नहीं, बिज़नेस करते क्या हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जाल बिछा रहे हैं ठीक है। वो आपको एक चाय और कप का सेट ला के दे देंगे, उनका पास कोई प्रोडक्ट नहीं है सेल करने के लिए, वो फ्रॉड होते हैं, ठीक है। ये सारे, हाँ सही समझिए कुछ लोग, वो कौन है, वो मोटिवेशनल बातें करेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा आपको, और वो आप मोटिवेशनल बातें करके वो एक ट्रस्ट जीत लेते हैं आपके साथ, आपको लगेगा ही नहीं कि ये बंदा ऐसा भी कर सकता है,
ठीक है, और मेरे क्योंकि क्लोज करीबी फंस चुके हैं इसमें, इसमें मुझे ज़्यादा बेटर पता है इसके बारे में। ठीक है, वो वी से जिनका नाम चालू होता है सभी ने सही गेस किया। हाँ। साबुन बेचो, हाँ बड़ा बिजनेस। वो बड़ा बिजनेस कुछ नहीं है, वो बस हवा में बिजनेस है, हवाई महल है वो, और कुछ नहीं। आई कैन, आई कैन, आई विल। वो क्या किया जाता है बताता हूँ, वो लोगों को इकट्ठा करवाया जाते हैं कॉल कर करके, सर सेमिनार है, सर सेमिनार है इधर पे दिल्ली में इस स्टेडियम पे, वो कौन सा ताल कटोरा स्टेडियम में, आ जाइए। फिर इस तरह से दिखाया जाता है, देखिए कितने लोग सेमिनार में आए। ये नहीं बताते कि कितना चीख चीख के बुलाया गया उनको वहाँ पे। चलिए खैर, नॉन शेड्यूल्स वो हैं जो सेकंड शेड्यूल में नहीं आती हैं। नॉन शेड्यूल बैंक्स वो होती हैं जो सेकंड शेड्यूल में नहीं आती हैं। सेकंड शेड्यूल मैंने आपको बता दिया, जैसे कि कॉमर्शियल भी हो सकती हैं आपकी, और कॉमर्शियल बैंक्स भी हो सकती हैं, और आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स भी हो सकती हैं। ठीक है, नॉन शेड्यूल वो होती हैं जो शेड्यूल 2 के तहत नहीं आती हैं आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, बहुत छोटी छोटी हैं। ठीक है, लोकल बैंक होते हैं, जैसे कोल्हापुर महाराष्ट्र में अगर कोई होगा तो ठीक है, बेंगलोर सिटी कोऑपरेटिव, इस तरह की जो कोऑपरेटिव बैंक होती हैं वो। ठीक है, और एक चलो होमवर्क मैं आपको और देता हूँ, एंड दैट इज़ कि सभी बैंक का हेडक्वार्टर देख लेना। ठीक है, बैंक्स का हेडक्वार्टर देख लेना, क्योंकि एक बार उसने एमटीएस में मतलब 2019 में एकदम पता नहीं क्या हुआ उसको, और सारे बैंक के हेडक्वार्टर पूछ लिए उसने एमटीएस 2019 में। तो थोड़ा सा एक बार देख लेना उसको। अरे वो तो शशांक, सॉरी शाश्वत द्विवेदी, वो तो भाई साहब बहुत ही बड़े वाले हैं जिनका नाम ले रहे हैं, वो तो उसके तो क्या ही कहने, वो बंदा तो। प्राची पंडित जी ब्रेटन वुड्स पढ़ेंगे जब मैं आपको आईएमएफ के बारे में और वर्ल्ड बैंक के बारे में बताऊंगा, तो वहाँ पे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस पढ़ेंगे, किस तरह से जो हमारे इंस्टीट्यूशन से वो सेटअप हुआ है। राइट, थैंक यू। व्हाट इज स्टैट्यूटरी बॉडी? राधा साहब, जो एक एक्ट के थ्रू बॉडी बनती है पार्लियामेंट के, उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं। ये हम लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा था। जैसे नीति आयोग एक स्टैट्यूटरी नहीं है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल होता है, और स्टैट्यूटरी होती है जो पार्लियामेंट में एक्ट से बनती है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल नहीं है। नॉन स्टैट्यूटरी होती है जो पार्लियामेंट में एक्ट नहीं, गवर्नमेंट ने ही अपने आप सेटअप कर दी। गवर्नमेंट मतलब जो एग्जीक्यूटिव है। एसेट्स, एसेट शौर्य त्रिपाठी, कल आपको जानने को मिलेंगे क्या होते हैं एसेट्स। सभी को समझ में आ गया ना? पहले ये बताओ, सभी को समझ में आ गया ना? किसी कोई डाउट तो नहीं है? गौतम क्या लिख रहे हैं? एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक होता है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है, एग्जिम बैंक होता है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होता ही है। ठीक है, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है, एक्सपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए बैंक बनाया गया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 1982 में सेटअप हुआ था ये गौतम। ठीक है, 1982 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में ही है। ठीक है, ये भी मतलब एक्ट के थ्रू ही सेटअप हुआ था। इसका एक्ट आया था 1981 में, उससे सेटअप हुआ था ये। ठीक है, सर स्पॉन्सर बैंक कमर्शियल बैंक को बोल सकते हैं। बिल्कुल निखिल गुप्ता, स्पॉन्सर वही करती हैं जो कि आपकी कमर्शियल बैंक्स होती हैं। जैसे मैंने बताया एसबीआई हो गई, पीएनबी हो गई, ये सब स्पॉन्सर करती हैं इन आरआरबीज़ को। 35% शेयर होता है। कंप्यूटर का बैच है, कंप्यूटर की क्लासेस नेक्स्ट ऑलमोस्ट इस वीक के एंड से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इस वीक के एंड से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर श्योर। सर टाइम 11:40 ऑफिशियल का था। अरे यार वो हो जाता है। ठीक है, अब क्या ही बताएं आपको। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने बना के रखे थे, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, लेकिन अभी मैं आज आपको करवा नहीं रहा हूँ, बिकॉज कुछ इक्का दुक्का होंगे फिर मज़ा नहीं आएगा। ये क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग के, लेकिन इनको कल करेंगे। ठीक है, आज नहीं। चलिए भाई, धन्यवाद सभी को। मेरा एमटीएस एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आया था।
माइक्रो फाइनेंस है। शुभेंदु, शुभेंदु प्लीज़ आप वो क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं क्या? अब आप पूछेंगे कहाँ भेज सकते हैं, तो क्वेश्चन आप या तो ईमेल कर देना, या तो किसी यूट्यूब अभी कमेंट में लिख देना, या तो इसी वीडियो के कमेंट में लिख देना आप, या तो किसी और वीडियो कमेंट में भी लिख देना, बिकॉज ये प्राइवेट हो जाएगा ना। तो शुभेंदु जी प्लीज़ वो 2 क्वेश्चंस लिख दीजिएगा, बिकॉज मुझे और मदद मिलेगी क्वेश्चंस को जानने में और आपको पढ़ाने में, ठीक है। इंडिया वर्सेस पाक मैच हो पाएगा क्या? इंडिया वर्सेस पाक मैच अब हो पाएगा नहीं हो पाएगा पता नहीं सर। सिडबी किस में आता है? सिडबी के बारे में मैंने लिखा तो होगा, सिडबी का हेडक्वार्टर वगैरह नहीं बताया क्या? लखनऊ में है ये सब। एक सेकेंड, सिडबी के बारे में नहीं बताया क्या? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। मेरा एमटीएस एग्ज़ाम में। हाँ तो शुभेंदु जी प्लीज़ वो क्वेश्चन आप भेज दीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्या ना देख लूँगा कि क्या इससे, और अभी तो आपने पढ़ा ही है तो ज़रा अभी बता दो अगर क्वेश्चन आप बता सकते हो कि क्या वो ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, फिर कुछ अलग भी थे। 2 अप्रैल 1990 को सेटअप होता है, हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में था, ठीक है। लखनऊ में मतलब था क्या है, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और ये ध्यान रखना ही पहले मतलब अभी तो अगर आप देखोगे तो अभी तो ये गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है, बट पहले आईडीबीआई के तहत आता था ये, ठीक है। इट वाज इनिशियली अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ आईडीबीआई, ठीक है। और ये करता क्या है, लाइसेंसिंग और रेगुलेशन जो होता है ना, एमएसएमई कंपनीज आपने सुना होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके लाइसेंसिंग करना, रेगुलेशन करना, ठीक है, उसके तहत आता है। और अभी करंट में तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, बट पहले इट वाज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ आईडीबीआई, ठीक है। और हेडक्वार्टर तो आपको बता ही दिया है, लखनऊ में है। और कुछ नहीं सर। आईडीबीआई क्या, आईडीबीआई आपका सब कुछ जानना है आज ही, है ना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका एक एक्ट था 1964, उससे सेटअप हुआ था 1964 में ये, ठीक है। अब बस इसके आगे मैं डाउट नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। एहसान कैसे चुकाएंगे आपका? सिलेक्शन से चुका देना यार, आज नहीं बताया, पहले बताया था। अच्छा अभी ठीक है, समझ गया ना। सिडबी पहले आईडीबीआई की एक पूरी तरह से ओन आईडीबीआई कर रहा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। 2 अप्रैल 1919 को सेटअप हुआ, हेडक्वार्टर लखनऊ में। ज्योग्राफी सर प्लीज़, मेन से ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो जाएगा अगले वीक से, फॉर श्योर स्टार्ट हो जाएगा, और मेन से पहले तो पक्का ही हो जाएगा, ज्योग्राफी का एक और सब्जेक्ट हो जाएगा। शुभेंदु जी क्वेश्चन, माइक्रो फाइनेंस कौन सा टाइप का माइक्रो फाइनेंस किसको दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है मतलब शुभेंदु जी ये बताइए कि जो हमने अभी पढ़ा उससे क्वेश्चन दोनों हो मतलब हो जाएंगे ना, ये बताइए आप। क्योंकि जो दूसरा मैं समझ पा रहा हूँ तो ही जाए किसको दिया जाता है, जिनका मतलब माइक्रो फाइनेंस लोन है, वो हाउस होल्ड जिनका 3 लाख से कम का इनकम होता है, उनको दिया जाता है। बिल्कुल आरजे, ये आपके नॉन शेड्यूल बैंक के तहत आएंगे। वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है रमन कुमार जी, वो पूरा स्टॉक मार्केट को लिस्टिंग डी लिस्टिंग करना वो सब आपका आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के तहत, ठीक है। जिसको सर हुआ था 1992, ठीक है। रोहित 1992 में हुआ था, ठीक है। जो रोहित जी पूछ रहे हैं कि एनएससी कब सेटअप हुआ था, अभी इतने क्वेश्चन आए नहीं, इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें बताई नहीं। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपका सेटअप हुआ था। और कुछ मुझे पता है सब अपने अपने डाउट लेके आ रहे हैं जल्दी जल्दी, है ना। हाँ अब ये इससे पहले किसी का ये डाउट आया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब सेटअप हुआ, तो वही बता देता हूँ, बिकॉज पक्का किसी न किसी क्वेश्चन आएगा। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से पहले सेटअप हुआ था 1875 में, 1875 में। इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये। कंप्यूटर अमन सर करवाएंगे निशांत। M1 M2 M3 क्या है? मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं जो हम देखेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएंगे, जब डिमांड लायबिलिटी टाइम लायबिलिटी बता दूंगा तभी आपको ये समझ में आएगा M1 M2 M3।
क्या नाम रहता है भैया, समझ रहे हैं हिमांशु जी कहाँ से निकल के आ रहा है ये स्टेटमेंट। हम इतना तो हम भी अवेयर रहते हैं। नहीं नहीं, किसी का भी आया था कि ल्यूसेंट में लिखा हुआ है 1989, नहीं 1990 होगा। ठीक है, आप मैच भी कर सकते हैं कहीं से। 2 अप्रैल 1990 को ही ये सेटअप मतलब इस्टेब्लिश हुआ था एक तरह से। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट की डेट आपकी 1990 ही है। हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और ये सब क्या करता है अभी मैंने बता दिया कि जो आपका एमएसएमई वगैरह है उनको प्रमोट वगैरह करने का काम है इसका। चलो भाई, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं कल। थैंक यू।